नमस्कार साथियों, द एक्सीलरेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में विभिन्न घटनाएं जानेंगे। यह क्लासेस 10वीं 12वीं के भौतिक विज्ञान के लिए हैं। साथ ही साथ जो बच्चे तैयारी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगी। तो यह मेरी पहली क्लास है, द एक्सीलरेशन पॉइंट क्लासेस की पहली क्लास है। मेरा नाम रवि रावत है। मैं आगे भी परिचय अगले वीडियो में देता रहूंगा, लेकिन हम आज प्रकाश जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश हमारे जीवन को हर तरफ से छूता रहता है, चाहे मुझे कपड़े सुखाने हो हम लोगों को, चाहे हम लोगों को सौर ऊर्जा से ऊर्जा लेनी हो, या कोई और भी घटना हो जो प्रकाश या कोई भी चीज देखनी हो, वह प्रकाश के द्वारा ही होता है। तो प्रकाश का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है, इसलिए इसका वैज्ञानिक ज्ञान अर्जन करना भी अति आवश्यक है। तो प्रकाश या इंग्लिश में लाइट क्या है, तो मैं बताऊं, आप लोगों ने किताब में पढ़ा भी होगा, नहीं तो मैं बता रहा हूं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा हर वह चीज होती है जो हमें कहीं से गर्माहट का एहसास कराए। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। प्रकाश अगर ना हो तो हमें वस्तुएं नहीं दिखती हैं। प्रकाश है तो हमें वस्तुएं दिखेंगी। रात में हमको कोई भी चीज नहीं दिखती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। और प्रकाश के हम अन्य गुण जानेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। जो प्रकाश हम लोगों को देखने में सहायता करता है उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात का मतलब होता है जहां पर वायु ना हो, उसको निर्वात बोलते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और अगला पॉइंट है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता तथा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हम लोगों को स्वयं नहीं दिखता है, प्रकाश देखने में सहायता करता है। एक बहुत ही रोचक तथ्य है कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, वह हमें वस्तुओं को दिखाता है। यह आप एनालाइज करेंगे कि प्रकाश नहीं दिखता, अगर तो आप लोगों को समझ में आएगा कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, वो देखने में सहायता करता है। और प्रकाश का एक और गुण है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा इस तरीके से चलता है, ऐसे ऐसे करके नहीं चलता है कि कोई भी मार्ग अपना ले। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। और प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन आदि घटनाएं प्रदर्शित करता है। जो प्रकाश होता है वो परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन आदि घटनाएं प्रदर्शित करता है, जिसको हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में 2 घटनाएं हैं, 10वीं की सिलेबस में परावर्तन तथा अपवर्तन, और 12वीं की सिलेबस में परावर्तन अपवर्तन के साथ साथ व्यतिकरण, विवर्तन तथा पोलराइजेशन अन्य घटनाएं भी हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश के अंदर विद्युत और चुंबकीय दोनों प्रकार के गुण होते हैं तथा वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो पानी, वायु, निर्वात किसी में भी चल सकता है। जितनी भी पारदर्शी माध्यम है उनको पार कर सकता है, और जितने जैसे कि कांच है और जितने अपारदर्शी माध्यम है जैसे लकड़ी, कोयला, इनको पास नहीं कर सकता है। तो प्रकाश के ये गुण हैं, प्रकाश की ये परिभाषा है। इसमें से कुछ मुख्य तथ्य हैं जो एक विज्ञान के स्टूडेंट को आने चाहिए। हाँ, तो प्रकाश विभिन्न प्रकार की घटनाएं प्रदर्शित करता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण तथा पोलराइजेशन तथा अन्य। तो प्रकाश का जो विभिन्न घटनाएं हैं वो 10वीं के सिलेबस में जो पाठ्यक्रम में है वो प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश है क्या।
प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन जो है हम लोग दैनिक जीवन में हमेशा से देखते चले आए हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे बड़े हों, सबने प्रकाश का परावर्तन देखा है, लेकिन उसका शब्दों में उसको प्रकट नहीं किया है, उसको कभी वैज्ञानिक तरीके से नहीं समझा है। अब देखा है, कैसे देखा है? हम लोग बचपन में दर्पण लेते हैं जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। उस दर्पण को लेके हम जब सन आता है, सन से जो लाइट आ रही है उस दर्पण पर लेते हैं लाइट, और वो दर्पण उस तरफ घुमाते हैं जिस तरफ व्यक्ति खड़ा है, जिसके साथ शरारत करनी, जिसके चेहरे पे हम लोगों को लाइट भेजना है, जिसके आंखों पे लाइट हम लोगों को पहुंचानी है। तो प्रकाश की लाइट आई और उससे हम लोगों के दर्पण से टकराकर व्यक्ति के आंखों में चली गई, जिससे उसके आंखों तक लाइट, भले वो अंधेरे में है लेकिन वहां लाइट हो गई। ये क्या हुआ? प्रकाश आया, आपके दर्पण से टकराया जिसमें आप चेहरा देते हैं, और उससे टकराने के बाद दूसरी दिशा में चला गया। ये प्रकाश का परावर्तन ही होता है। अर्थात प्रकाश का परावर्तन वह होता है, वह घटना है जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराती है। दर्पण कैसा होता है? चिकना होता है, और जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो वह अपने ही माध्यम में वापस आ जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन अब हम वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे, आपके सिलेबस में क्या है, आपकी किताब में क्या दिया गया है उसको समझेंगे, लेकिन हम लोग भौतिक जीवन में उसको समझते हैं कि प्रकाश किसी चिकने तल से टकराए और टकराकर वापस आ जाए। प्रकाश का परावर्तन इससे ही कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का जो सबसे अच्छा उपयोग यह है कि अगर प्रकाश का परावर्तन ना हो तो हमें कोई भी चीज नहीं दिखेगी। इसको हम आपके आगे बताएंगे कि प्रकाश का अगर परावर्तन ना हो तो हमें चीजें नहीं दिखेंगी। यही प्रकाश के परावर्तन का सबसे बड़ा उपयोग है। अगर प्रकाश का परावर्तन ना होता तो हमें चीजें दिखाई ना पड़ती। हम आगे उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम वैज्ञानिक तरीके से उसकी परिभाषा जानेंगे। प्रकाश जब किसी पालिशदार, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आ गया पालिशदार। पालिश क्या होती है? जब प्रकाश किसी पालिशदार तथा चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दो शब्द आए हैं, पालिशदार तथा चिकना। ये दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन है, जब ये चीजें होंगी तभी परावर्तन होगा। पालिशदार मतलब है अगर आपने कांच ले लिया, ये कांच आपने ले लिया, इस पर आपका ये सन हो गया, इससे लाइट आ रही है। अगर कांच हो, प्लेन कांच, तो आप जब इस पर लाइट आएगी तो इसको पार करके इधर नहीं निकल आएगी ना। इसलिए ये इस तरफ ना निकले, उसको पार ना करे, इसलिए हम दूसरी तरफ रेड ऑक्साइड का पॉलिश लगा देते हैं। इसको चित्र के माध्यम से ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ये पॉलिश लगी। पॉलिश क्या, आप कभी दर्पण का पिछला भाग तोड़ के देखें, वो पॉलिश, रेड पॉलिश लगी होगी या किसी कलर की, जिससे कि लाइट दूसरी तरफ न जा पाए। इसलिए पॉलिश लगाना अति आवश्यक है परावर्तन के लिए। और मैंने बताया कि बिना परावर्तन चीजें हमें दिखेंगी नहीं। दर्पण में भी इसीलिए दिखती हैं चीजें क्योंकि वहां से परावर्तन हो रहा है, इसलिए हम अपना चेहरा देख पाते हैं, सौंदर्य बना पाते हैं, अपने सज पाते हैं। तो दर्पण का उपयोग किसे ज्यादा करना पड़ता है? चलो बात ही बात है, बताएंगे। तो दर्पण और ये पॉलिश इसलिए आवश्यक है जिससे परावर्तन हो सके, प्रकाश से एक तरफ से दूसरी तरफ ना जा सके। अब चिकना तल, अगर चिकना तल ना होगा तो प्रकाश का परावर्तन होगा लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप से होगा, बहुत कम होगा। इसलिए चिकना तल रखा जाता है जिससे प्रकाश का परावर्तन हो। तो ये सन होगा, सन से प्रकाश एक चिकन आया, सन से चिकने, सन से हो या किसी भी सोर्स से हो, किसी भी सोर्स से, बल्ब से हो, दीपक से हो, कहीं से भी प्रकाश आ सकता है। जरूरी नहीं कि वो सन का ही प्रकाश हो। जब प्रकाश की हम आप अध्ययन करें प्रकाश का, तो ये ना सोचे कि केवल वो सन का ही प्रकाश है, वो कहीं से भी आ सकता है, कहीं कोई भी उसका माध्यम हो सकता है, वो चाहे दीपक हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी बल्ब हो। तो प्रकाश जब आया, किसी चिकने तल से टकराया और टकरा के जब वापस आ गया अपने माध्यम में, मतलब अगर वो वायु में है तो वायु में ही आ गया और वापस टकरा के, तो ये जो घटना है ये प्रकाश की, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाती है।
तो प्रकाश जब किसी चिकने तल से टकराता है तो टकराकर वह अपने माध्यम में ही वापस आ जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये कहीं से लाइट आ रही है और ये हमारा चिकना तल है, इसमें पॉलिश में हम लोगों ने कर दी है। ये हमारा चिकना तल है, प्रकाश की किरण आई कोई और यहाँ पर चिकने तल पे टकराई, टकरा के वापस चली गई। प्रकाश की इस घटना को हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन कह दिया। अब इसमें कुछ नामकरण कर देते हैं, सबका नाम रख देते हैं। जो किरण आती है उसको आपतित किरण कहते हैं। हिंदी में पतित का मतलब होता है गिरना, आ माने आना। जो आकर गिरती है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। और जो परावर्तित, जो टकराकर वापस जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और हम अपनी तरफ से इस पर एक अभिलंब डाल देते हैं इस चिकने तल पर, जिसको अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं। अभिलंब का मतलब क्या होता है? जो किसी भी एक सीधी रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनाए उसको अभिलंब कहते हैं। तो ये जो रेखा है, चिकना तल है, इस पर हम एक अभिलंब, ये यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाएगा, इसको अभिलंब कहते हैं। तो ये हम अपनी तरफ से डाल देते हैं। इसको मैथमेटिकल तरीके से समझने के लिए, वैज्ञानिक तरीके से समझने के लिए हम लोग एक अभिलंब चिकने तल पर डाल देते हैं। तो ये जो अभिलंब है, जैसे ये अभिलंब पड़ा तो यहाँ पर दो रेखाएं मिल गई, एक तो आपतित किरण, एक अभिलंब। और जहां भी दो रेखाएं मिलती हैं बेटा बच्चों, वहां पर एक कोण का निर्माण होता है। जहां भी दो रेखाएं मिलती हैं वहां पर कोण का निर्माण होता है। तो हम जो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको आपतन कोण कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर दो रेखाएं अभिलंब तथा आपतित किरण मिली है तो यहाँ पर आपतन कोण आई का निर्माण हुआ है। आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं या आई से डिनोट करते हैं। और इसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ दो रेखाएं मिल गई तो यहां पर भी एक कोण बना, जिसे हम परावर्तन कोण नाम से जानते हैं। और जहां पर ये तीनों चीजें मिलती हैं एक बिंदु होता है जिसे आपतन बिंदु नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आई? उम्मीद है। जहां पर ना समझ में आए आप लोग वीडियो रोक सकते हैं और उसको नोट कर सकते हैं। वीडियो रोक कर उसको सारी चीजें नोट करके समझते हुए चलिएगा। और जो समझ में ना आए आप लोग कमेंट में लिखें, हम अगली वीडियो में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अच्छे से समझते चलिएगा। इतना ही आपके सिलेबस में। मैं ज्यादा जो आपका सिलेबस है उसी के इर्द गिर्द आपके सिलेबस को घुमाऊंगा नहीं, तो प्रकाश का इतना ब्रॉड एरिया है कि आप इसमें बीएससी, एमएससी और यहाँ तक शोध पीएचडी भी कर सकते हैं। तो हम लोग आपके सिलेबस के अनुसार ही बातें करेंगे। तो इसके बाद ये बच्चों, प्रकाश का परावर्तन इतना ही सिंपल है जितना मैं बता रहा हूं। प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर अपने माध्यम में वापस आ जाए, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। डरने की कोई बात नहीं। किसी को भी आप ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूं बता सकते। प्रकाश आया, किसी चिकने से तल से टकराया और फिर से वापस आ गया, प्रकाश की वापस जाने की घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहती है। तो बच्चों, परावर्तन के दो नियम हैं। जो ये नियम जब होंगे तभी प्रकाश का परावर्तन कहा जाएगा, अदरवाइज अन्यथा इसको प्रकाश का परावर्तन नहीं कहा जाएगा। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या हैं? आपतित किरण, आपको मैंने बता दिया कि आपतित किरण क्या है। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये अभिलंब, तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, आपतित या परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण ये हो गई, एरो इधर को लगा है मतलब आ रही है। परावर्तित किरण ये जा रही है, ये एरो लगा है जा रही है। तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब मैंने डाल दिया। तीनों एक ही तल में है, इसी चिकने तल में है ना, इस एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। बस चित्र आपने बना लिया था, उसी को लिखना है, कहीं से लाना थोड़ी है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। कहीं से आ थोड़ी रहा, आपके चित्र से आ रहा है। और दूसरा नियम क्या कहता है? परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। मैंने बताया
कि अभिलंब परावर्तित किरण के बीच जो कोण होता है वो परावर्तन कोण कहलाता है, और जो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच कोण होता है वो आपतन कोण कहलाता है। तो यही दूसरा नियम कह रहा है, जो ये आर परावर्तन कोण है ये सदैव आपतन कोण के बराबर होगा तभी परावर्तन कहा जाएगा, अदरवाइज उसे परावर्तन उस घटना को नहीं कहा जाएगा। तो वहीं जो ये परावर्तन कोण है वो सदैव इस कोण के बराबर होगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, जिसको हम ये भी कह सकते हैं जो आई है कोण वो हमेशा आर के बराबर होगा। बस यही प्रकाश का परावर्तन है। तो बच्चों आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस परावर्तन में इतना ही है, और इसके बाद हम अपवर्तन तथा अन्य घटनाएं न्यूमेरिकल सब कुछ सॉल्व करेंगे।